गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान कॉलेज में ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीति से संबंधित जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में ब्रिटेन का संविधान के बारे में आंशिक जानकारी देंगे। और क्वेश्चन यह आएगा, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं बताइए, या ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं समझाइए। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन और उसके निवासी सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, सामान्यतः व्यक्ति ब्रिटेन, इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है, तो ब्रिटेन के संविधान का विकास 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भागों में ग्रेट ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एंग्लो सैक्सन काल, यहां पे देखो एंग्लो सैक्सन काल, यह ग्रेट ब्रिटेन के संविधान का पहला विकास का पहला चरण है। दूसरा इसको हम ये कह सकते हैं नॉर्मन NG1 काल, NG1 काल। तीसरा हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान का तीसरा काल है प्लेनगेटनेट काल। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि प्लेनगेटनेट काल, प्लेनगेटनेट काल। चौथा में ये कह सकते हैं ट्यूडर काल, ट्यूडर काल। पांचवा हम ये कह सकते हैं स्टुअर्ट काल, तो निश्चित तौर पर एंग्लो सैक्सन काल, नॉर्मन NG1 काल, प्लेनगेटनेट काल और ट्यूडर काल और स्टुअर्ट काल, ब्रिटेन का संविधान इन 5 कालों में जाकर विकसित हुआ है। एंग्लो सैक्सन काल में हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास का प्रारंभ एंग्लो सैक्सन काल से समझा जा सकता है। संविधान का विकास एंग्लो सैक्सन काल से ही माना जाता है। भाई, संविधान का विकास एंग्लो सैक्सन काल ही हुआ है। उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एंग्लो सैक्सन काल को समझा जा सकता है इस काल में स्थापित की गई संस्थाओं में प्रमुख 2 संस्थाएं थी, एक नियंत्रित राजपद और एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इस काल में एक नियंत्रित और 2 प्रमुख संस्थाएं थी, एक नियंत्रित राजपद, नियंत्रित राजपद, और दूसरी थी
स्थानीय स्वशासन, दूसरी थी स्थानीय शासन। ये दो शासन व्यवस्थाएं थी, नियंत्रित राजपद और स्थानीय शासन। स्थानीय नियंत्रित राजपद और स्थानीय स्वशासन, एंग्लो शासन राजा की शक्तियां ऐसी नहीं होती थी, उन पर ब्रिटेन में मोड का विघटन का नियंत्रण होता है। ब्रिटेन के स्वयंभू राजा प्रभावशाली सामंतों और सरदारों के इसको अधीन में सम्मिलित किया जाता था। तो कहने का मतलब एंग्लो सैक्सन काल में दो संस्थाएं होती थी, एक नियंत्रित राजपद और दूसरा स्थानीय शासन। फिर उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मन एंजीवन काल, जो नॉर्मन एंजीवन काल है, इसको एंग्लो सैक्सन काल की शासन व्यवस्था में स्थानीय आधार पर संगठित किंतु राष्ट्रीय आधार पर निर्भर थी। ये राष्ट्रीय आधार पर निर्भर थी, कमजोर थी। तो उसके बाद प्लेटनेट काल कहा जाता है, जो प्लेटनेट काल था उसको उस समय उसमें मैग्ना कार्टा का महान अधिकार पत्र इसमें जारी हुआ। इसी में ही पार्लियामेंट का उदय हुआ। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, पार्लियामेंट और 1262 और 1295 के अधिकार पत्र जो कानून नियम है वो प्लेटनेट काल में ही हुआ। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ट्यूटर काल पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई। ट्यूटर काल में पुनः राजतंत्र की कठोर स्थापना हुई और ट्यूटर काल के बाद में हम ये कह सकते हैं कि स्टुअर्ट काल हुआ। और स्टुअर्ट काल का जो अंतिम काल था वो निश्चित तौर पर ब्रिटेन काल का अंतिम काल था। और आज भी ब्रिटेन का संविधान है, वो संविधान देश में इस संसार में सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है और एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन के संविधान को 5 भागों में बांटते हैं: एंग्लो सैक्सन काल, नॉर्मन एंजीवन काल, प्लेटनेट काल, प्लेटनेट काल। बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसमें मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र लागू किया गया था। ट्यूटर काल और स्टुअर्ट काल, ये उन्हें इसको राष्ट्रतात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई थी। इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख प्रवृत्तियां, ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो देखें। पहली विशेषता इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ब्रिटेन के संविधान की प्रवृत्तियां। पहली प्रवृत्ति विशेषता में कह सकते हैं विकसित संविधान। विकसित संविधान, ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान था। हम ये कह सकते हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस व अन्य देशों के संविधानों का निर्माण एक विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया, लेकिन ब्रिटेन संविधान का निर्माण न हुआ बल्कि उसका विकास हुआ है। कहने का मतलब चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, इनका एक ही व्यक्ति विशेष के द्वारा संविधान बनाया गया है, जबकि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है और ये इसको विकसित किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शासन है, उनका विकास हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है, जबकि अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका है, जिसे फ्रांस है, अमेरिका और भारत है, उसका व्यक्ति विशेष के द्वारा या व्यक्तियों के समूह संस्थाओं के द्वारा लिखा गया है। तो इसको विकसित संविधान कह सकते हैं, विकासशील संविधान कह सकते हैं। दूसरा है अलिखित संविधान। दूसरा है अलिखित ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन संविधान एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश लोग संविधानवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं, इस कारण उसमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने की प्रति सदैव अनिच्छा रही है। तो कहने का मतलब जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये सिद्धांतवादी कम है
और व्यवहारवादी ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर ब्रिटेन का संविधान क्रियान्वित है, चलायमान है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं लचीला संविधान, लचीला, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें आसानी से व्यवहार से किसी भी प्रकार के जो कानून, नियम या विधियां या टीकाएं बनाई जाती है उसमें आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। चौथी इसकी जो विशेषता है, चौथी प्रवृत्तियां है, वो हम ये कह सकते हैं सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। ब्रिटेन संविधान का महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत व्यवहार में अंतर है, जिससे सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है किंतु व्यवहार में वहां लोकतंत्र है। सैद्धांतिक दृष्टि से वहां पर राजतंत्र है लेकिन व्यवहार में वहां पर लोकतंत्र है। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन का जो संविधान है वो राजतंत्र और लोकतंत्र में द्विराज का अंतर है। तो निश्चित तौर पर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। तो व्यवस्था व्यवहार में तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र ही है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर नियम कानून को कानूनों के हिसाब से राजतंत्र वहां पर मौजूद है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन का संविधान सबसे सर्वोच्च संविधान है क्योंकि ये विकसित संविधान है। तो निश्चित तौर पर भारत में भी संसद में जो संसदीय व्यवस्था बनाई गई है ब्रिटेन के संविधान से बनाई गई है, इसलिए ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। और भारत में संविधान सर्वोच्च है जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोपरि है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था न होकर एकात्मक शासन व्यवस्था है। संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में सौंप दी जाती है और वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, लेकिन व्यवहार में वहां पर लोकतंत्र है। तो वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था का ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है। फिर है विधि का शासन यानी कानून का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन है, कानून का शासन है, विधि का शासन। ब्रिटेन में कानून का शासन अपनाया गया है, उसको सर्वोपरि माना गया है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अधिकार पद का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारी विद्यमानता। अधिकार पद का अभाव है किंतु नागरिक स्वतंत्रता और जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनको प्रभावकारी तरीके से उसको अपनाया गया है। तो निश्चित तौर पर वहां पर अधिकार पद का अभाव है किंतु नागरिक स्वतंत्रता को प्रबल बल दिया गया। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था। जैसे कई देशों में बहुदलीय, कई में एकदलीय, जैसे चीन में एकदलीय है, भारत में बहुदलीय है, जबकि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की निम्नलिखित विशेषता है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ब्रिटेन संविधान को संयोग विवेक का शिशु कहा गया है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रिटेन संविधान को संयोग वह विवेक का शिशु क्यों कहा गया है, बताइए। क्वेश्चन आता है ब्रिटेन संविधान को संयोग व विवेक का शिशु क्यों कहा जाता है, समझाइए। ब्रिटेन संविधान
को संयोग व विवेक का शिशु क्यों कहा जाता है? विवेक का शिशु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों? क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आएगा। ब्रिटेन संविधान संयोग बहुत से पावर शासन व्यवस्था, ब्रिटेन की संवैधानिक शासन व्यवस्था क्रियान्वित हुई है, वो निम्नलिखित है, वो देखें। लिटिल स्ट्रीची के अनुसार, लिटिल स्ट्रीची, इसमें देखना लिटिल स्ट्रीची के अनुसार, ये किसने कहा? विवेक का शिशु। लिटिल स्ट्रीची का ब्रिटेन से संयोग तो विवेक का शिशु है, किसने कहा? लिटिल स्ट्रीची ने। लेकिन क्वेश्चन ये है विवेक का शिशु और संविधान को सहयोग, ब्रिटेन संविधान को सहयोग विवेक का शिशु क्यों कहा जाता है और किसने कहा? लिटिल स्ट्रीची ने। तो वो देखिए, ब्रिटेन संविधान संयोग का शिशु ब्रिटिश संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक है। ब्रिटिश संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक है और इस संसदीय शासन की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था और मंत्रिमंडल। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक शासन और मंत्रिमंडल। द्विसदनात्मक व्यवस्था पिका और मंत्रिमंडल तथा शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की निर्णयकारी भूमिका तथा शासन व्यवस्था में मंत्री मंडल की निर्णयकारी भूमिका। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन संविधान का संयोग का शिशु क्यों कहा जाता है? द्विसदनात्मक व्यवस्था का। दूसरा, मंत्रिमंडल तथा शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल में निर्णयकारी भूमिका, अहम भूमिका। इस वजह से भी ब्रिटेन के संविधान संयोग का संयोग से ये शासन व्यवस्था भी उसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था की। ये देखिए, तो ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्था संयोग का परिणाम है, ये एकमात्र संयोग का परिणाम है। 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड की राजकोष खाली हो गया था। इंग्लैंड का 13वीं सदी में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो चुका था, वहां का बजट गड़बड़ा गया था। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगा दिए, नए टैक्स लगा दिए और अब कर लगाने की आवश्यकता की और कर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तीन अलग अलग वर्गों में, समाज को तीन अलग अलग वर्गों में बांटा। सामंत, धर्माधिकारी और नगरों के प्रतिनिधि। तीन अलग अलग वर्गों में बांटा। सामंत, पहला है सामंत, धर्माधिकारी और नगरों के प्रतिनिधि अधिकारी। नगरों के प्रतिनिधि अधिकारी। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था का विकास होता है, किंतु सामंतों और धर्माधिकारी ये एक हो गए और नगरों के प्रतिनिधि एक हो गए। तो निश्चित तौर पर वहां पर ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था का जन्म हुआ है। यानी कि एडवर्ड प्रथम ने जब 13वीं सदी में वहां पर राजकोष खाली हो गया, जब राजकोष खाली होने के बाद में ये ब्रिटेन को तीन वर्गों में बांट दिया। जब ये दोनों वर्ग
गया। उच्च सदन बाद में आगे जाकर उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से जाना गया, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। उसी प्रकार ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था विकास का जन्म हुआ। उसी प्रकार मंत्रिमंडल का विकास, हम ये कहेंगे मंत्रिमंडल का विकास। उसमें देखिए 13वीं सदी के पूर्व में क्यूरिया रेजिस एक लागू संस्था थी जो नीति निर्धारण में सभी प्रशासनिक मामलों सम्राट से परामर्श तथा सहयोग देती थी। 17वीं शताब्दी में क्यूरिया रेजिस नाम की एक लागू संस्था थी जो राजा को वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में सलाह मशवरा देती थी। सम्राट एडवर्ड फर्स्ट के काल में क्यूरिया रेजिस ने प्रिवी काउंसिल का नाम ग्रहण कर लिया और क्यूरिया रेजिस नाम की जो संस्था थी उसने प्रिवी काउंसिल का नाम ग्रहण कर लिया। और जैसे ग्रहण किया तो इसी प्रिवी काउंसिल आगे चलकर कैबिनेट को जन्म दिया और क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल बनी और प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का रूप धारण कर लिया। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री पद का विकास सदी के 18वीं सदी के प्रारंभ में जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा की ब्रिटेन के राजनीतिक रिवाज से अनभिज्ञ थे, जिससे उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया तथा कैबिनेट के सदस्यों द्वारा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। कहने का मतलब 18वीं सदी में जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय ने अंग्रेजी भाषा, ब्रिटेन राजनीति और ब्रिटेन की जो कानून कायदे थे उनसे अनभिज्ञ हो गए और धीरे धीरे प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना छोड़ दिया और धीरे धीरे अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दिया कैबिनेट के सदस्यों ने कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे प्रधानमंत्री पद का प्रादुर्भाव हो गया, क्रियान्वयन हो गया। तो कहना है मतलब द्विसदनीय व्यवस्था का मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पद ये एक संयोग से ही ब्रिटेन की संविधान में ये आए। तो हम ये कह सकते हैं द्विसदनीय व्यवस्था का फिर मंत्रिमंडल तथा शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल में निर्णयकारी भूमिका, जिसमें लगभग प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। फिर उसमें प्रधानमंत्री पद जो एडवर्ड फर्स्ट थे उन्होंने ब्रिटिश राजनीति में भाग ले लिया और कैबिनेट के सदस्यों ने वहां की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे वहां पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का प्रादुर्भाव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन में का संविधान संयोग से ये द्विसदनीय और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पद का प्रादुर्भाव हुआ। उसी प्रकार में कह सकते हैं संयोग का शिशु, ये किसने कहा? ब्रिटेन स्टीची ने। तो संयोग का शिशु में हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना ब्रिटेन में 3 ऐतिहासिक प्रलेखों में लोकतंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इसको विवेक का शिशु कहा जाता है। सहयोग का शिशु वो 3 प्रलेख हुए, एक मैग्ना कार्टा 1215 का मैग्ना कार्टा, जिन्हें 1215 का मैग्ना कार्टा अधिनियम बना। फिर उसके बाद में 1628 का अधिकार याचिका, 1628 का अधिकार याचिका। फिर उसके बाद में 1689 का अधिकार विस्तार, 1689 का अधिकार पत्र
इनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों एक संयोग के माध्यम से ब्रिटेन संविधान में आए। और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं लिटल ने ये कहा ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। तो 1215 का जो मैग्ना कार्टा अधिकार था उसमें 1119 में जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। जॉन इंग्लैंड राजगद्दी पर बैठा। सामंतों ने इसे अयोग्य अयोग्य घोषित और अत्याचारी शासक से दुखी होकर उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 15 जून 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया और यह अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र बना। कहने का मतलब जैसे जॉन इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा और जॉन इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा हुआ योग्य दूरदर्शी व्यक्ति था और वह की जनता ने 1215 में एक अधिकार पत्र लिखा और उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा अधिकार के नाम से जाना जाए। 1628 में इस अधिकार पत्र के द्वारा संसद के द्वारा राजा की शक्ति को महत्वपूर्ण बना दिया। राजा की शक्ति को अति महत्वपूर्ण बना दिया। उसी प्रकार 1689 में जेम्स द्वितीय राजगद्दी पर बैठा और संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और 1689 में संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने की, तो हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन संविधान संयोग का शिशु और ब्रिटेन संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, इसीलिए कहा गया है। कल नेक्स्ट क्लास में आगे